मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, आज का ये सेशन ग्रामीण परिवेश का है और ग्रामीण परिवेश में क्लास नंबर 2 आज की ये है और इसमें हम बात करेंगे राजस्व परिषद की। तो जिस भाई ने या जिस दोस्त ने पहले क्लास नहीं की है राजस्व परिषद के बारे में, तो वो जाकर प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, पहले वीडियो को कर लीजिए। हमने उसमें संपूर्ण पदों की जानकारी दे रखी है। तो आज ये हमारी क्लास 2 है, इसके बारे में ये है आपकी राजस्व परिषद के बारे में। राजस्व परिषद, अगर बात करें राजस्व परिषद के बारे में, राजस्व परिषद क्या होता है? अगर हम राजस्व परिषद के बारे में बात कर रहे हैं, ये होता है राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय, यानी कि चलो आगे शुरू करते हैं भाई। राजस्व परिषद के बारे में बात करें हम, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, लेकिन कैसा सर्वोच्च न्यायालय है? राजस्व मामलों का, इसे कह सकते हैं हम राजस्व मामलों का सर्वोच्च न्यायालय, राजस्व मामलों का। और पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, राज्य का राजस्व मामलों का सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? राजस्व परिषद होता है, यानी कि इसका जो फैसला होता है राजस्व मामलों पर, अंतिम फैसला होता है, यही अपना अंतिम निर्णय देगा राजस्व मामलों पर। ठीक है, जिस तरीके का दीवानी व फौजदारी मामलों में सर्वोच्च कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, या क्रिमिनल जो न्यायालय होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है और वही फैसला अंतिम होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर राज्य का सर्वोच्च राजस्व मामलों का न्यायालय आपका होगा राजस्व परिषद। अगर राजस्व परिषद की हम बात करें कार्य के बारे में बात करते हैं, कार्य क्या क्या हो जाएगा इसका? राजस्व की उगाही व्यवस्था का नियंत्रण करना, यानी कि राजस्व की उगाही व्यवस्था का नियंत्रण करना, राजस्व की उगाही व्यवस्था का नियंत्रण करना राजस्व परिषद का कार्य हो जाएगा। दूसरा, राजस्व की निगरानी करना, ये भी इसका कार्य है, राजस्व की निगरानी करना। तीसरा कार्य हम इसे कह सकते हैं विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना। चौथा इसका कार्य हो जाएगा सीमा प्रमाण पत्र देना, सीमा प्रमाण पत्र देना। पांचवा इसका कार्य हो जाएगा जिले की सीमा विवादों का निपटारा करना, या इसे कहते हैं सीमा विवादों का निपटारा करना। या इसे सीमा विवादों का निपटारा भी यही करेगा आपका। और राजस्व की जानकारी राज्य वित्त आयोग को देना, राजस्व की जानकारी राज्य वित्त आयोग को देना। अगर बात करें हम किसके बारे में, अगर बात करें हम राज्य का सर्वोच्च राजस्व परिषद, राजस्व परिषद क्या होता है? राजस्व परिषद राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है राजस्व मामलों का। दूसरा, इसके कार्य के बारे में बात करते हैं, राजस्व की उगाही व्यवस्था का नियंत्रण करेगा। राजस्व की उगाही व्यवस्था का नियंत्रण कौन करता है? राजस्व की उगाही व्यवस्था का नियंत्रण राजस्व परिषद करती है। और जितना भी राजस्व कलेक्ट होता है या राजस्व इकट्ठा होता है उसकी निगरानी कौन करता है, ताकि वह सरकार तक प्रॉपर पहुंच सके, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, उसकी यानी कि राजस्व पर निगरानी रखने का कार्य भी राजस्व परिषद ही करती है। तीसरा कार्य, जिले की सीमा का प्रमाण पत्र राजस्व परिषद देगी, या दो जिलों के मध्य सीमा विवादों को लेकर जो निपटारा करेगी वो राजस्व परिषद ही करेगी। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो जाएंगे। और जितना भी राजस्व कलेक्ट होता है उसकी जानकारी किसे देती है? राज्य वित्त आयोग को देगा। किसका कार्य होगा? राजस्व परिषद का।
अगर हम राजस्व परिषद के बारे में अन्य फैक्ट पढ़े, इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी स्थापना के बारे में। अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1831 में की गई थी, अंग्रेजों के राज में, अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? इसका हेडक्वार्टर होता है लखनऊ में और प्रयागराज में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है राजस्व परिषद का? प्रयागराज, ठीक है। और अगर यहीं से पूछेगा इसमें सदस्य कितने हैं, इसमें सदस्य टोटल होते हैं 10। इस प्रकार इसमें एक होगा अध्यक्ष, एक इसमें दो होते हैं इसमें प्रशासनिक अधिकारी, और 7 होती है इसमें न्यायिक अधिकारी। 7 क्या हो गए? 7 हो गए न्यायिक अधिकारी, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 10 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा, 2 प्रशासनिक, 2 न्यायिक अधिकारी होते हैं। अगर हम इसकी बात करें कार्यों का विभाजन राजस्व परिषद के, बात करते हैं हम कार्यों का विभाजन। कार्यों का विभाजन कब किया गया? राजस्व परिषद के कार्यों का विभाजन, ये बात है आपकी 1947 टू 48, 1947-48 में क्या किया गया? राजस्व परिषद के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया? पहला भाग बनाया गया प्रशासनिक कार्यों का, दूसरा भाग बनाया गया न्यायिक कार्यों का। प्रशासनिक कार्य में वे कार्य दिए गए जो भी दस्तावेजों से संबंधित थे, यानी कि दस्तावेजों का रख रखाव करना, जितनी भी भूमि का अर्जन करना, किसी योजना के लिए भूमि की बंदोबस्त करना, तो इस प्रकार के जितने भी कार्य थे प्रशासनिक कार्यों में रखा गया। लेकिन दूसरा जो भाग बनाया गया न्यायिक कार्य है। न्यायिक कार्य में वे कार्य रखे गए जो सीधा न्याय से जुड़े हुए थे, यानी कि विवादों का निपटारा करना, निगरानी करना और अपील की सुनवाई करना। इस प्रकार के जितने भी कोर्ट के मामले थे वे न्यायिक कार्य में रखे गए। और इनका न्यायिक कार्यों का हेडक्वार्टर आप जानते हैं प्रयागराज में ही होगा। और दूसरा जो पूछेगा प्रशासनिक कार्यों का हेडक्वार्टर, वो आपका लखनऊ में होगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी 2 होते हैं, न्यायिक अधिकारी 7 होते हैं। सदस्यों की संख्या भी पूछ लेता है। चलो अब इसे लिखते हैं यहाँ पे। कार्यों का विभाजन क्या किया गया? 2 भागों में विभाजन किया गया इसका, 2 भागों में। पहला जो भाग बनाया गया, पहला भाग बनाया गया आपका प्रशासनिक कार्य, और जो दूसरा भाग बनाया गया वो बनाया गया आपका न्यायिक कार्य। अगर बात करते हैं प्रशासनिक कार्य के बारे में, प्रशासनिक कार्य प्रशासनिक कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे भूमि बंदोबस्त करना, भूमि बंदोबस्त करना, ठीक है, बंदोबस्त हो गया। भूमि अर्जन करना हो गया, भूमि अर्जन हो गया। तीसरा कार्य हो जाएगा इसका अभिलेखों का रखरखाव हो गया, इसमें अभिलेखों का रखरखाव हो गया। तो इस प्रकार के जो कार्य है प्रशासनिक कार्य में बनाएगा। अगर बात करता है प्रशासनिक कार्यों का हेडक्वार्टर, ये आपका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में ही सारी प्रशासनिक इकाई होती है, हम जानते हैं राजधानी हमारी प्रदेश की। और अगर बात करता है इसके सदस्यों की संख्या, सदस्य कितने होते हैं? इसमें 2 होते हैं सदस्य। वहीं अगर बात करेगा न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य में कौन कौन से कार्य सौंपेगा? या एक तो अपील की सुनवाई, अपील की सुनवाई का अधिकार है, अपील की सुनवाई, राजस्व की निगरानी करने का भी अधिकार इसी में है, राजस्व की निगरानी, ठीक है, राजस्व की निगरानी हो गया। और तीसरा जो यही कर दिया गया विवादों का निपटारा करना भी न्यायिक कार्य होगा, विवादों का निपटारा। अब वही निपटारा बात करते हैं हम इसके हेडक्वार्टर की, क्योंकि हम जानते हैं प्रशासनिक जो इकाई है सब लखनऊ में बैठती है और न्यायिक इकाई सब प्रयागराज में बैठती है, प्रयागराज में है। और अगर बात करेगा इसके सदस्य की, सदस्य इसमें होते हैं 7। तो इस प्रकार टोटल 10 सदस्य होते हैं, क्योंकि एक इन दोनों का हेड भी होता है, प्रशासनिक और न्यायिक, जो दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और राजस्व परिषद को कितने अनुभाग में बांटा गया है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है भाई।
जितने भी, क्योंकि हमने सदस्य तो हमने जैसे हम पहली वीडियो में भी बता चुके हैं, हम इसके सदस्य की बात करें 10 सदस्य होते हैं, लेकिन ये 10 सदस्य कौन होते हैं? अगर ये 10 सदस्य होते हैं, राज्य के मंडल के कमिश्नर को ही नियुक्त किया जाता है। राज्य के मंडल के कमिश्नर ही नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन बात करते हैं हम इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति आपकी करती है प्यारे बच्चों इसमें राज्य सरकार। ठीक है, ये राज्य सरकार ही इनकी नियुक्ति करेगी। अब बात करते हैं इसमें कितने अनुभाग होते हैं। इसमें अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुभागों की संख्या पूछ सकता है और प्रकोष्ठ की संख्या पूछ सकता है। अगर अनुभागों की बात करें, इसमें अनुभाग होते हैं 19, प्रकोष्ठ की बात करेगा 14। अनुभाग में प्रकोष्ठ क्या होते हैं? जैसे संविधान में अनुच्छेद भाग में अनुच्छेद दिए गए, जैसे संविधान के 25 भाग 395 अनुच्छेद होते हैं, उसी प्रकार राजस्व परिषद की जो सेवा नियमावली है उसमें अनुभागों की संख्या 19 दी गई है, प्रकोष्ठ की संख्या 14 दी गई है। तो मतलब अगर हम अनुभाग के बारे में, प्रकोष्ठ तो नहीं पूछेगा, सब छोटा भाग होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कौन से अनुभाग में विषय कौन सा होगा या कौन सा विषय किससे संबंधित होगा। तो इस प्रकार के जितने विषय दिए गए वे अनुभागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो आप जानते हैं राजस्व परिषद राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। जितने भी राज्य के मंडल के, मतलब राज्य मंडल में बटा होता है और मंडल में कमिश्नर ही सबसे बड़ी इकाई होती है और कमिश्नर को ही नियुक्त किया जाता है राजस्व परिषद में। या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मंडल के कमिश्नरों को ही भेजा जाता है राजस्व परिषद में, लेकिन इनका चयन व नियुक्ति करती है राज्य सरकार। ठीक है, और कार्य हमने इनका पढ़ ही लिया। 2 भागों में बटा होता है, प्रशासनिक, न्यायिक। नोट करिए तब तक फिर आगे चलते हैं। सॉरी बच्चों, बीच बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। चलो, आपने नोट तो कर ही लिया होगा सर। अब अनुभाग में प्रकोष्ठ के बारे में पढ़ते हैं जल्दी से। आज ये खत्म ही करेंगे इसका पहला भाग, क्योंकि 2-3 दिन के बाद आपकी क्लासें हुई हैं, तो आज तो इसे कंप्लीट ही करेंगे। अगर हमें अब यहाँ से पढ़ना है हमें अनुभागों के बारे में, अनुभागों के बारे में भी वही अनुभाग हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं पहले अनुभाग की, पहला अनुभाग में कौन कौन से विषय दिए गए हैं, तो आपका आंसर होगा पहले अनुभाग में दिया गया है चकबंदी और जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन। दूसरा विषय जो इसमें दिया गया है नए ग्रामों का सृजन। नए ग्रामों का सृजन। तीसरा जो इसी में विषय दिया गया है वो दिया गया है भूमि व्यवस्था लागू करना। भूमि व्यवस्था लागू करना। नोट करते रहिए साथ साथ, बाद में इन्हें मैं डिटेल से समझा दूंगा। अगर बात करते हैं दूसरा अनुभाग, दूसरे अनुभाग में क्या दिया गया है, दूसरे में हो जाएगा मेले से कर वसूली। मेले से कर वसूली। दूसरा दिया गया है बाजारों से कर वसूली। बाजारों से कर वसूली। तीसरा जो दिया गया है तालाबों से सिंचाई, तालाबों पर सिंचाई कर। तालाबों पर सिंचाई कर। तीसरा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं पता। बात करते हैं हम चौथे की। चौथा अनुभाग में क्या दिया गया है, चौथे अनुभाग में दिया गया है अभिलेखों का रखरखाव या अभिलेखों का नवीनीकरण करना। अभिलेखों का नवीनीकरण। अभिलेखों का नवीनीकरण। अभिलेखों का नवीनीकरण करना। ठीक है। दूसरा इसमें विषय दिया गया है लेखपालों के लिए ट्रेनिंग सेंटर। लेखपाल के लिए ट्रेनिंग सेंटर। लेखपाल के लिए ट्रेनिंग सेंटर। तीसरा जो इसी में दिया गया है राजस्व की जानकारी। राजस्व की जानकारी। राजस्व परिषद
राज्य विधायकों को देगा। राजस्व परिषद राज्य अधिकारियों को देगा। ठीक है। अगला जो इसी में विषय दिया गया है, इसमें दिया गया है प्रशासनिक कार्यों का वर्णन। प्रशासनिक परिषद के प्रशासनिक कार्यों का वर्णन। ठीक है। वही अगर हम पांचवें अनुभाग के बारे में बात करें, पांचवा अनुभाग क्या कहता है? पांचवें अनुभाग में दिया गया है आपका मंडल, जिला, देखिए मंडल, जिला, तहसील, मंडल, जिला, तहसील के लिए दिख गया। चलो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आ गया, हो गया। ये देखें नीचे टोटल कितना देख लो। मंडल, जिला, तहसील के लिए भवनों का निर्माण, और इसके लिए क्या करेगा? राजस्व परिषद भूमि उपलब्ध कराएगा, यानी कि उपलब्ध कैसे? भूमि अर्जन करेगा या बंदोबस्त करेगा। ठीक है। तीसरा, इसी में जो विषय दिया गया है वो दिया गया है जिले की सीमा का प्रमाण पत्र देगा। जिलों की सीमा का प्रमाण पत्र देगा। जिलों की सीमा का प्रमाण पत्र। ठीक है प्यारे बच्चों। या इसे कह सकते हैं सीमा विवादों का निपटारा भी राजस्व परिषद करेगी। सीमा विवादों का निपटारा। एक बार लिख लीजिए सारे विषय, फिर मैं इन्हें डिटेल में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वैसे भी नाम से ही स्पष्ट है। छठे अनुभाग में क्या दिया गया है? छठे अनुभाग में दिया गया है नए पदों का सृजन करना, नए पदों का सृजन। दूसरा विषय इसमें दिया गया है रेलवे के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था करना, रेलवे के लिए अतिरिक्त, रेलवे के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था करना। जो तीसरा विषय इसी में दिया गया है राजस्व परिषद के कार्यों का विभाजन, राजस्व परिषद के कार्यों का विभाजन। ये छठे अनुभाग का विषय है, राजस्व परिषद के कार्यों का विभाजन। ठीक है। अब बात करते हैं हम सातवें अनुभाग के बारे में। जो सातवां अनुभाग दिया गया वो क्या कहता है? सातवां अनुभाग कहता है बच्चों नहरों पर सिंचाई कर की व्यवस्था, या नहरों से सिंचाई कर वसूलना, सिंचाई कर वसूली। या इसी में दूसरा विषय दिया गया है सरकारी जमीनों से कर की वसूली, सरकारी जमीनों से कर की वसूली। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं हम आठवें अनुभाग की। आठवें अनुभाग में क्या दिया गया है? आठवें अनुभाग में दिया गया है चकबंदी से संबंधित कार्य, चकबंदी से संबंधित कार्य। चकबंदी के संबंधित कार्य आठवें अनुभाग का विषय है। यहाँ बोल सकते हैं नौवा, जो नौवा विषय है, नौवे अनुभाग में क्या क्या दिया गया है? नौवे अनुभाग में दिया गया है आपका तहसीलदार, तहसीलदार कानूनगो व लेखपाल। लेखपाल का क्या क्या है इसमें? कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र और सेवा नियमावली। वह पदों की सेवा करते, ये सब दिए गए हैं आपके नौवे अनुभाग में। और इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें एक दिया गया है कृषि क्षेत्र की गणना करना,
कृषि क्षेत्र की गणना गणना करना, और एक इसी में दिया गया है कि खेतों की हदबंदी करना, खेतों की हदबंदी करना, ये हम बताएंगे इसे क्या कहते हैं। और कि इसी में दिया गया है अपील व खारिज, इसी में दिया गया है। ठीक है, चलो पहले ये सब समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। भाई ये पहला विषय जो हो जाएगा आपका, पहला विषय किससे संविधाएं है। पहला अनुभाग क्या कहता है, पहला अनुभाग कहता है जमींदारी उन्मूलन। जैसे हम जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो थी जमीनें किसी एक जमींदार के पास इकट्ठा रहती थी, या इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि सभी जमीनों की जितने भी किसान होते हैं उनके पास एक बड़ा किसान होता था जो उस गांव की सभी जमीनों को अपने पास रखता था, या उनका स्वामी एक होता था। अन्य सभी उस ग्राम के लोग उस स्वामी के यहाँ मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। ठीक है, तो सरकार ने जैसे ही देश आज़ाद हुआ सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन लेके आई, यानी कि उस किसान से जमीनें लेकर अन्य किसानों को दे दिया गया, यानी कि जो गरीब तबका था या मजदूर थे उसी खेतों को उन्हीं स्वामी बना दिया गया। इसे जमींदारी उन्मूलन कहा गया। और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित होती है भूमि व्यवस्था लागू करना, यानी कि भूमि व्यवस्था भी यही होती है, हर छोटे गरीब व्यक्ति के पास भूमि हो, इस प्रकार भूमि व्यवस्था बनाई गई, इसे जमींदारी उन्मूलन का नाम दिया गया। तीसरा इसी पे विषय जो इसमें पहले अनुभाग में दिया गया है नए ग्रामों का सर्जन करना, यानी कि राजस्व परिषद चाहे तो कोई बड़ा गांव है उसे दो ग्रामों में विभाजित कर सकती है, या किन्हीं दो ग्रामों को मिलाकर एक ग्राम बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने सर्जन हो गए नए नए ग्रामों के राजस्व परिषद का ही कार्य है, और पहले अनुभाग में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, पहला हो गया। दूसरे में दिया गया मिलों से कर वसूली। होता क्या है, सरकार के पास ग्रामों में बहुत सी जमीन खाली पड़ी रहती है, और जितने भी त्योहार होते हैं उन त्योहारों पर अलग अलग मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन जैसे ही मेले का आयोजन होता है उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है जो डीएम के पास जाती है, ज्ञापन के द्वारा, प्रार्थना पत्र के द्वारा डीएम से मजदूरी लेनी होती है, और डीएम उन्हें मजदूरी दे देता है सरकारी जमीनों पर मेले लगाने की। लेकिन उसकी कंडीशन में क्या होगा, वहां से कर वसूलेगा डीएम। ठीक है, डीएम तो मेले से कर वसूली सरकार की उगाई व्यवस्था में भी शामिल होती है जो राजस्व का निर्माण करती है। फिर बात करते हैं बाजारों से कर वसूली। जैसे नगर पालिका के बहुत सारे बाजार बने होते हैं शहरों में, गाँवों में, तो वहां से कर की वसूली भी की जाती है, तो ये भी दूसरे अनुभाग का विषय है। तीसरा तालाबों से सिंचाई टैक्स लगाना, यानी कि खेतों के पास सरकार तालाबों का निर्माण करती है। तालाबों का निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि बारिश का पानी वेस्ट ना हो, दूसरा हमारा जो वाटर लेवल है वो बना रहे। लेकिन यहाँ पर सिंचाई टैक्स भी लगाया जाता है। सिंचाई टैक्स लगाने से दो फायदे होते हैं, सरकार को एक तो राजस्व की प्राप्ति होती है, और दूसरा तालाबों से सिंचाई करने से किसानों को भी लाभ मिलता है, क्योंकि किसानों को आसानी से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है, तो इस प्रकार दोनों का इसमें फायदा होता है। तीसरा अनुभाग हमने नहीं पढ़ा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ट्रेनिंग पीरियड में इसे सरकारी आपको पढ़ाएगी। चौथे अनुभाग की बात करते हैं अभिलेखों का नवीनीकरण करना। हम जानते हैं जितने भी चकबंदी के कार्य या जो भी दस्तावेज होते हैं वो अभिलेख या राजस्व से संबंधित एक पुराने रजिस्टर में संचित रहते हैं, या बहुत बड़े बड़े कारखाने बने हुए हैं जिसमें ये रजिस्टर संचित या स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो वहां से उनका नवीनीकरण करना, सरकार ने डिजिटल रूप में या डिजिटल अभियान चला रखा है, तो उनका नवीनीकरण अब होने लग रहा है। लेकिन ये विषय बहुत पुराने हैं, लेकिन अब इनका नवीनीकरण पर जोर अब दिया जा रहा है। जैसे लेखपाल के लिए लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध करा दिया सरकार, जितने भी दस्तावेज है ऑनलाइन उपलब्ध हो सके, प्रार्थना पत्र ऑनलाइन भरे जाने लगे अब, तो जितना भी ये विषय ये चौथे अनुभाग का विषय है। लेखपाल के लिए ट्रेनिंग सेंटर, लेखपाल के लिए ट्रेनिंग सेंटर होगा, और ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये है आपका यूपी में हरदोई यूपी। और इसका नाम क्या है, नाम भी पूछ लेता है एग्जामिनर, आया था, इसका नाम हो जाएगा राजा तोडरमल भू प्रशिक्षण केंद्र। कभी कभी ये भू जो है भूमि प्रशिक्षण केंद्र भी लिखा मिलेगा, प्रशिक्षण राजा तोडरमल भू प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, यूपी हरदोई में। ठीक है, लेखपाल के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, ये कौन से अनुभाग में दिया गया पूछ सकता है आपके चौथे अनुभाग में। एक हो जाए राजस्व की जानकारी, ये राजस्व परिषद का ही कार्य होता है कि जिले में कितना राजस्व इकट्ठा हुआ है उसकी जानकारी राज्य वित्त आयोग को देना।
ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था। प्रशासनिक कार्यों का विभाजन, हम जानते हैं वर्ष 1947-48 में जब देश आजाद हुआ तो जो राजस्व परिषद थी उसे दो भागों में विभाजित किया गया, एक प्रशासनिक कार्य, एक न्यायिक कार्य। हम पीछे पढ़ चुके हैं ये दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विभाजन की बात नहीं करेगा, लेकिन वो कार्यों के वर्णन की बात करेगा प्रशासनिक कार्यों के, ठीक है। विभाजन जो है छठे अनुभाग का विषय है, जो छठे में दिया गया है। ये राजस्व परिषद के कार्यों का विभाजन, ये 1947-48 में किया गया था। अब बात करते हैं पांचवें, मंडल, जिला, तहसील के लिए भवनों का निर्माण करना। होता क्या है कि जैसे जिले के पास तहसील बनाई जाती है, कलेक्ट्रेट बनाई जाती है, चकबंदी ऑफिस बनाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के भवनों का निर्माण करना है वो राजस्व परिषद ही कराता है। उसके लिए बजट फंड जो भी कुछ प्रोवाइड करता है या उसकी जो अनुशंसा करता है वो सब राजस्व परिषद ही करता है। और इसके लिए जो भवन बनाना है उसके लिए भूमि का अर्जन करेगा, या भूमि सरकारी जमीन ही उपलब्ध कराएगा, या प्राइवेट में जमीन खरीदनी है, कितनी रुपए में खरीद ले, ये सब राजस्व परिषद का ही कार्य है। तो राजस्व परिषद इसके लिए भूमि का अर्जन करेगा या बंदोबस्त करेगा। अर्जन करने का मतलब होता है प्राइवेट व्यक्ति से भूमि को खरीदना, लेकिन बंदोबस्त करना कोई सरकारी जमीन ही है वहां पर खाली पड़ी है तो उसका ही बंदोबस्त कर देगा। तो इस प्रकार ये भी आपका पांचवें अनुभाग का विषय है। एक जिले की सीमा का प्रमाण पत्र देना। उससे पहले समझते हैं हम जिले के विवादों का, सीमा के विवादों का निपटारा करना क्या होता है। अगर बात करें दो जिलों के बीच में जब सीमा विवाद हो जाता है, कोई जिला, दो जिले हैं उनके बीच में सीमा विवाद हो गया, दोनों की सहमति नहीं बन पा रही है, ये कह रहा है मेरी सीमा यहाँ तक है, दूसरा भी अपनी सीमा पर वहीं तक बता रहा है, तो इस प्रकार की जो सीमा विवाद होते हैं उसका निपटारा राजस्व परिषद करता है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिलों की सीमा का प्रमाण पत्र राजस्व परिषद ही देता है। यानी कि जब राजस्व परिषद जिलों की सीमा का प्रमाण पत्र देगा उसके बाद ही जिले को अधिकार है अपने मानचित्र को लॉन्च करने का, ठीक है। तो आपका पांचवा अनुभाग पूरा हो गया। छठे अनुभाग की बात करते हैं, नए पदों का सृजन करना। यह राजस्व परिषद का ही कार्य है कि जितने भी राजस्व के अंतर्गत पद आएंगे या नए पदों का सृजन किया जाएगा या नए पदों पर भर्ती होगी, कितनी भर्ती होगी, कौन से पद निकाले जाएंगे, ये सब नए पदों का सृजन करने के अंतर्गत ही आता है। और ये केवल राजस्व परिषद का ही अधिकार क्षेत्र है। राजस्व परिषद सरकार को अनुशंसा करेगी कि हमारे पास 8000 पद लेखपाल के खाली हैं, इन पर भर्ती कराइए, तो सरकार नोटिफिकेशन निकाल देती है, एजेंसी का चयन होता है, वो सब प्रक्रिया आप जानते हैं। लेकिन नए पदों का सृजन करना या खाली पदों का ब्यौरा सरकार को देना ही राजस्व परिषद का कार्य है, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें, रेलवे के लिए अतिरिक्त भूमि का व्यवस्था करना, ये क्या है, होता क्या है कि रेलवे जो है केंद्र सरकार के अधीन होती है या केंद्रीय विषय है या संसूची का विषय भी हम रेलवे को कहते हैं। तो रेलवे को कोई निर्माण करना है, क्योंकि राज्य में तो सरकार का, केंद्र का कोई अस्तित्व नहीं होता, नहीं सरकार उसके लिए व्यवस्था करती है, वहाँ पर राज्य सरकार ही हेड होती है अगर राज्य की भूमि का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए ये विषय इसमें डाला गया छठे अनुभाग में, रेलवे के लिए अपनी भूमि की व्यवस्था करना। यदि रेलवे को कोई निर्माण करना है तो रेलवे को जो भूमि उपलब्ध कराएगा राजस्व परिषद ही उपलब्ध कराएगा। मान केंद्र सरकार नहीं कहेगी, नहीं राज्य सरकार कहेगी, राजस्व परिषद का ही ये दायित्व होगा कि उसके लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए या भूमि की व्यवस्था करे ताकि रेलवे अपना निर्माण कर सके, ठीक है, या रेलवे लाइन निकाल सके, जो भी कुछ है। और ये आप कार्यों का विभाजन पढ़ ही चुके हैं। नहरों से सिंचाई कर वसूली करना। जिस प्रकार तालाबों से सिंचाई टैक्स लगाया जाता है उसी प्रकार सरकारें नहरों पर सिंचाई टैक्स लगाती है। और सरकारी जमीनों से कर वसूली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में था भी, और पिछला जो 2014-15 का पेपर था पहली शिफ्ट का, उसमें देखा भी है मैंने। सरकारी जमीनों से कर वसूली क्या होता है, सरकारी जमीनों से कर वसूली करने का दायित्व राजस्व परिषद का ही होता है। लेकिन किस प्रकार की सरकारी जमीनें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। अगर हम बात करें, जितनी भी सरकार की गांवों के पास खाली जमीन पड़ी रहती है या बंजर पड़ी रहती है, तो गांव के किसान जो होते हैं या कोई भी व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है, वहां पर खेती करने लगता है या कोई अपना निर्माण बना लेता है या किसी प्रकार का उद्योग धंधा वहां शुरू कर देता है। एक तरह से कहा जाए तो सरकारी जमीनों को गबन कर लेता है। तो सरकार ने उसी के लिए व्यवस्था की है। अगर सरकार कोई अवैध निर्माण बनाता है उसे तुड़वा देती है, लेकिन अगर यहीं से ऐसा पाया जाता है कि उस जमीन का प्रयोग वह अपने व्यापार के लिए या आजीविका के रूप में कर रहा है, तो सरकार उसके लिए कर की व्यवस्था करती है। कर उस व्यवस्था को नहीं तोड़ता। उस व्यक्ति से कहा जाता है आप जो भी आजीविका अपने कर रहे हैं या जो भी व्यापार कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन सरकार को एक नियत टैक्स दीजिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बनती है, क्या वह व्यक्ति इसके लिए
पाते हैं टैक्स देने के लिए। सरकार मनमाना टैक्स भी लगा सकती है, वो व्यापार के अकॉर्डिंग होगा कि उसकी वहाँ पर किस अनुपात में वहाँ से टैक्स लेना है। लेकिन अगर व्यक्ति टैक्स नहीं भरता तो क्या होगा, इसमें साफ साफ से प्रावधान किया गया है कि यह वसूली व्यक्ति की जमीन बेच कर भी की जा सकती है। यह वसूली व्यक्ति की जमीन या जायदाद जो होती है जमीन बेचकर भी की जाएगी। जब वहां पर जमीन तो नहीं है, लेकिन जमीन मैं समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट करे अपवाद जो दिया गया है यह वसूली का, यह वसूली सरकार व्यक्ति की संपत्ति बेचकर भी करेगी। लेकिन जमीन आमतौर पर मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस गाँव में आमतौर पर संपत्ति हमारी जमीन ही होती है। ठीक है, 8वें अनुभाग की बात करें, 8वें अनुभाग में दिया गया है चकबंदी से संबंधित कार्य। ठीक है, जितने भी चकबंदी के कार्य में सब 8वें अनुभाग का विषय है और ये पूछा भी जाता है। आगे हम जब इससे चैप्टर जब हम 3 में पढ़ेंगे चकबंदी से संबंधित है, वहाँ ये डिस्कस होगा पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं 9वें अनुभाग की। तहसीलदार कानून को क्या होता है? कानून को कहते हैं नायब तहसीलदार को, ये आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। और लेखपाल के कार्य क्षेत्र यानी कि लेखपाल के कार्य क्या होंगे, लेखपाल के अधिकार क्या होंगे, इन तीनों की सेवा नियमावली दी गई है, सेवा शर्तें दी गई है, कार्य क्षेत्र होगा। तो ये सब जितने भी प्रकार की टर्म एंड कंडीशन दी गई है 9वें अनुभाग में दी गई है। अगर बात करते हैं कृषि क्षेत्र की गणना करना, कृषि क्षेत्र की गणना कौन करता है? लेखपाल करता है। और क्या होता है कृषि क्षेत्र की? किस किसान ने कितनी बीघी जमीन पर गन्ना बो रखा है या कौन सी फसल बो रखी है, कितनी जमीन अनुपजाऊ है, तो इस प्रकार की जो गणना होती है कृषि क्षेत्र की गणना कहलाती है। लेकिन खेतों की हदबंदी हम थोड़ी देर में समझेंगे, पहले अपील में खारिज होती है। इसके अंतर्गत कोई भी अपील कोर्ट में की जा सकती है और कोर्ट उसे खारिज कर सकता है। ये 9वें अनुभाग का ही विषय है। अब समझते हैं हदबंदी क्या होती है। हदबंदी हमने ये एक माना ये खेत है, थोड़ा तेजी समझिए क्योंकि आज ये खत्म ही करना है चैप्टर, 2 दिन से क्लास नहीं है आपकी। अगर कोई किसान एक यहाँ पे है इसकी जमीन, एक यहाँ पे है इसकी जमीन, एक इसकी जमीन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो सरकार क्या करती है, इस एक को उठाकर एक जगह ले आती है। एक एक एक, ये चारों जमीन उसकी एक जगह ले आई। तो इसमें हुआ क्या, व्यक्ति और सरकार दोनों का फायदा हो गया, क्योंकि ये जो बीच में मेड़ लगी होती है ये हट जाएगी यहाँ से और ये हट जाएगी, और जितने खेत इसके चारों थे इतनी ही परिमाप के बराबर इसे यहाँ पर खेत दे दिया जाता है। तो इसका जो लाभ होता है सरकार का, ये यहाँ पर मेड़ की भूमि बच जाती है। इस तरीके से ये भूमि बच जाएगी, क्योंकि किसानों को तो उतनी भूमि मिलेगी जितनी उसके पास थी। और ये जो मेड़ लगाने से जगह जगह मेड़ लगाते हैं, जिसे गांव की आम भाषा में डोल कहा जाता है, तो जो वो होती है उसका क्षेत्रफल थोड़ा थोड़ा ही भले सही, लेकिन जब सभी किसानों की चकबंदी होती है तो उससे सरकार के पास एक निश्चित या बड़ा क्षेत्र आ जाता है। यानी कि अगर हम कहें ए के पास से इतनी भूमि एक्स्ट्रा निकल जाएगी, और ये एक्स्ट्रा भूमि किसकी होगी, ये सरकार की होगी एक्स्ट्रा भूमि, और सरकार इसका ही इस्तेमाल गांव के विकास के लिए करती है। वहाँ नाले बना देगी, वहाँ किसी प्रकार का निर्माण कर देगी, या कुटीर उद्योग लगे उद्योग की स्थापना करेगी, तो उसे ही हदबंदी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, हट जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, ये सब विषय आपने लिख दिया होगा। ठीक है बच्चे, थोड़ा हाथ तेज चलाइए, अभी तो देख लीजिए शुरुआत ही है। जब आप ये ग्रामीण परिवेश मेरे साथ पढ़ेंगे, देखते रहना, मुझवानी आपको याद हो जाएगा। बहुत समय नहीं, जैसे मैंने याद किया ऐसे याद कर लोगे। ये 2-3 बार लिख कर देखिए, 3-4 बार लिख कर देखिए, जितना आप लिख कर प्रयास करेंगे उतने ये विषय आपके याद रहेंगे। और ये ऐसे विषय नहीं है जिन्हें आप छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ से कम एग्जामिनर का अगर टफ से टफ पेपर बनाने का मूड हो तो ज़्यादा क्वेश्चन वो यहीं से उठाएगा, क्योंकि वो जानता है मैक्सिमम बच्चे इन्हें छोड़कर चले जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं 10वें अनुभाग में क्या क्या दिया गया है। 10वें अनुभाग की बात करते हैं। 10वें अनुभाग में दी गई है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रार्थना पत्र। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसी में दूसरा इसी में दिया गया है जिला बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, जिला बाढ़ नियंत्रण व आपदा सहायता भी इसी में दी गई है। तीसरा जो इसी में विषय दिया गया है कर्ज माफी का, कर्ज माफी या सरकारी देय से माफी कहते हैं इसे क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं सरकारी देय से माफी, ठीक है प्यारे बच्चों। या फिर सरकारी खर्चों में कटौती, सरकारी खर्चों में कटौती भी इसी का विषय है। सरकारी खर्चों में कटौती भी 10वें अनुभाग का विषय ही है। अब बात करते हैं हम 11वें अनुभाग की। 11वें अनुभाग में क्या दिया गया है, प्राकृतिक व दैवीय आपदा के दौरान सैनिकों की मदद, यानी कि प्राकृतिक आपदा में सैनिकों की हेल्प लेना, ठीक है। दूसरा इसमें दिया गया है कृषि व मौसम की रिपोर्ट, कृषि व मौसम की रिपोर्ट। अगला जो इसी में विषय दिया गया है वो दिया गया है भूखमरी की रिपोर्ट तैयार करना। भूखमरी एक बार नोट करके लिए फिर बाद में समझा दूंगा। पहले की तरह भूखमरी की रिपोर्ट तैयार करना। अगला जो इसमें दिया गया है पाला की रिपोर्ट, ठीक है। पाले की रिपोर्ट भी इसी में हो जाएगी आपके 11वें में। भूखमरी, पाला, कृषि और मौसम की रिपोर्ट, पाले की रिपोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम 12वें अनुभाग की। 12वें अनुभाग की बात करते हैं। 11 तक हो गए आपके। अगर हम बात करते हैं 12वें अनुभाग की। 12वां अनुभाग क्या हो जाएगा, 12वें में किए गए हैं उद्योग धंधों की नियमावली या उद्योग धंधों की कार्य प्रणाली। 12वें में किया गया है आपका उद्योग धंधों की कार्य प्रणाली, ठीक है मेरे बच्चों। दूसरा इसी में दिया गया है उद्योग धंधों की कार्य प्रणाली हो गया उद्योग धंधों की समीक्षा, उद्योग धंधों की समीक्षा जो होती है वो 12वें अनुभाग का ही विषय है, ठीक है। इसमें दिया गया है परिवार नियोजन, और इसी में दिया गया है वार्षिक योजनाएं। वार्षिक योजनाएं भी इसी का विषय है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 13वें अनुभाग के बारे में। 13वां इम्पोर्टेंट नहीं है, 13वां हमें नहीं पढ़ना। 13वां आपका ट्रेनिंग पीरियड में ही पढ़ाया जाएगा। बात बस एक अनुभाग रह गया आपका 14वां। वैसे 19 अनुभाग है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 14वां अनुभाग के बारे में पढ़ते हैं। 14वें अनुभाग का पहला विषय क्या कहता है, पहला विषय कहता है भूदान। दूसरा विषय इसी में दिया गया है ग्रामों के लिए अतिरिक्त खर्च का आवंटन करना, ग्रामों के लिए अतिरिक्त खर्च का आवंटन करना। तीसरा इसी में दिया गया है वार्षिक रिपोर्ट व यानी कि अभिलेख, जितने भी अभिलेखों का कार्य होगा वह समीक्षा। चलो भाई नोट कर लो इतना, देख ले। चलो ठीक है, नोट करते रहिए फिर मैं समझ दूंगा आपको। अच्छा पहले 10वें अनुभाग के बारे में बात करते हैं। 10वें में दिया गया है आपका प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है दैवीय आपदा।
यानी कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, ओलावृष्टि आ गया, तो इस प्रकार के होने वाले कृषि के नुकसान के लिए जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जो कृषि को नुकसान करती है, उनकी भरपाई के लिए क्या होता है, प्रार्थना पत्र होता है जो डीएम को सौंपा जाता है। तो उसके लिए आवेदन करेंगे। ये कौन से अनुभाग का विषय है, 10वें अनुभाग का विषय है। दूसरा यहीं पे दिया गया है जिला बाढ़ नियंत्रण व आपदा सहायता, जो इसका गठन डीएम करता है। डीएम इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है, लेकिन ये बोर्ड हर जिले के पास नहीं होता। बाढ़ नियंत्रण बोर्ड वहां बनाए जाते हैं जहाँ पर बाढ़ ज्यादा आती है, ठीक है, या आपदाएं जहाँ ज्यादा आती है वहां आपदाएं राहत बोर्ड की गठन किया जाता है। अब आगे कर्ज माफी या सरकारी देय से माफी, ये भी एक आवेदन होता है जो 10वें अनुभाग का विषय है। कर्ज माफी या सरकारी देय एक ही होता है, यानी कि होता क्या है, अगर किसी जिले में प्राकृतिक आपदाएं आ गई या दैवीय घटना हो गई, जैसे भूकंप, भूस्खलन वगैरह जो भी कुछ हो गया, तो इसमें क्या होता है, किसानों का एक मोटा नुकसान हो गया जिससे किसान उस वर्ष सरकारी देय देने में असमर्थ है। तो वह क्या कर सकता है, तहसील में जाकर लेखपाल के पास एक फॉर्म होता है, उसे फिल करेगा और डीएम को सौंपेगा। तो डीएम उसकी समीक्षा कराएगा कि वाकई में भी प्राकृतिक आपदा से इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि किसान अपना देय देने में असमर्थ है। यदि डीएम को लगता है तो वो इसके अनुसार राजस्व परिषद को करेगा, और राजस्व परिषद क्या करेगी, उस वर्ष का कर्ज माफी उस क्षेत्र में कर देगी, ठीक है। सरकारी खर्चों में कटौती क्या संबंधित होता है, सरकारी खर्चों में कटौती से हम समझे जैसे कोरोना पीरियड अब चल रहा है, इस समय सरकार की आय कम हो गई और खर्चे इस समय ज्यादा बढ़ गए, तो सरकार क्या होती है, नोटिफिकेशन राजस्व परिषद को सौंपती है, और राजस्व परिषद एक अपना नोटिफिकेशन विभाग के लिए जारी करता है। और किस प्रकार का नोटिस होता है कि आपको सरकारी खर्चों में कटौती करनी है। वह कटौती आपका लाइट बंद करके भी कर सकते हैं, पेन पेपर का यूज कम करके भी कर सकते हैं, या नेट का इस्तेमाल कम करके भी कर सकते हैं, किसी प्रकार से कम की जा सकती है। लेकिन कटौती की जाती यानी आवश्यक होगी जब नोटिफिकेशन आ जाता है। पुराने खर्चों के अकॉर्डिंग इसकी तुलना होती है, ठीक है। अब बात करते हैं 11वें अनुभाग के बारे में। प्राकृतिक आपदाओं में जो सैनिकों की हेल्प लेता है राज्य, वो 11वें अनुभाग का विषय है। किस जिले में सैनिक को कितना भेजना है, या सैनिक किस तरह कार्य करते हैं। अगर प्राकृतिक आपदाएं आई है तो उस समय सैनिकों को जो कार्य प्रणाली होगी उसका है डीएम होता है। डीएम ही निर्धारित करता है कि कहाँ सैनिक जाएंगे, पहले कहाँ किसकी मदद की जाएगी, ठीक है। कृषि व मौसम की रिपोर्ट क्या होती है, कृषि मौसम की रिपोर्ट होती है जो पटवारी या जिसे हम कहते हैं लेखपाल वे तैयार करते हैं। वे क्या करते हैं, मौसम विभाग के पास जाते हैं और एक मौसम का पूरे वर्ष का ब्यौरा या अर्ध छमाई या तिमाही के हिसाब से एक ब्यौरा लेते हैं। तो वो मौसम से संबंधित हो जाएगी कि इस साल कितनी ठंड, कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, कितना पाला पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट होती है उन्हें मौसमी रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन वही कृषि की रिपोर्ट मौसम के अकॉर्डिंग इसकी तुलना की जाती है और किसानों को जागरूक किया जाता है कि इस बार शीत ऋतु ज्यादा पड़ने वाली है, आप गेहूं की बुआई करें या ना करें, या भी इस फसल की उगाई करें, इस मौसम में ये फसल ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह जागरूकता अभियान चलाया जाता है, उसके लिए कृषि रिपोर्ट लॉन्च की जाती है तहसीलों के द्वारा, ठीक है। भुखमरी की रिपोर्ट क्या होती है, भुखमरी रिपोर्ट वह होती है हमारे पास कितनी कृषि की उपज हुई, या हमने जितनी भी कृषि की उससे कितने व्यक्ति को भोजन मिल पा रहा है और कितने व्यक्ति को भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके का जो इंडेक्स बनाया जाता है वो भुखमरी की रिपोर्ट कहलाता है। पाले की रिपोर्ट क्या होती है, शीत ऋतु में बनाई जाती है। शीत ऋतु में होता क्या है कि पाला इस वर्ष कितना पड़ेगा, इस तरह की एक रिपोर्ट पटवारी ही बनाता है। और यदि किसी भी वर्ष पाला ज्यादा पड़ जाने से, जैसे कि पाले में हम जानते हैं शीत ऋतु में गेहूं की फसल उगाई जाती है और पाला ज्यादा पड़ने से गेहूं की फसल का नुकसान हो गया, तो इस तरह की जो रिपोर्ट होगी वो पटवारी बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी किसानों का नुकसान हो जाता है पाला पड़ने से, यदि कृषि का नुकसान हो गया या गेहूं की फसल का नुकसान हो गया, तो वे क्या करते हैं, वे पटवारी के पास जाते हैं और एक फॉर्म भरते हैं जो डीएम को सौंपा जाता है। और डीएम इस काम की समीक्षा कराता है मौसम विभाग के द्वारा, क्या वाकई में इतना पाला पड़ चुका है जिससे किसानों की फसल का नुकसान होगा। और यदि इसमें यह यस आ जाता है तो राजस्व परिषद को सौंपा जाता है। राजस्व परिषद क्या करेगी, इसी नुकसान के अनुपात में भरपाई करेगी। यानी कि राजस्व परिषद ही आखिरी में खर्च का आवंटन करेगी, लेकिन वह खर्च किस अनुपात में दिया जाएगा, वह खर्च दिया जाएगा आपका नुकसान के अनुपात में, ठीक है। बस 2 मिनट का काम हो रहा है क्या, फिर बंद ही करते हैं। अरे भूदान ये तो रही है, चलो।
उद्योग धंधों के लिए कार्य प्रणाली। उद्योग धंधे क्या होते हैं, जैसे लघु उद्योग कुटीर उद्योग गांवों में शुरू किए जाते हैं, उसके लिए कार्य प्रणाली क्या होगी। यानी कि मानने की बात है, डीएम ने किसी गांव में कुटीर उद्योग को जन्म दिया या कुटीर उद्योग की स्थापना की। कुटीर उद्योग में कितनी महिलाएं कार्यरत रहेगी, कितने पुरुष कार्यरत रहेंगे। तो इस तरह उद्योग धंधों की कार्य प्रणाली का निर्धारण डीएम करेगा और डीएम राजस्व परिषद को सौंपेगा। उद्योग धंधों की समीक्षा, यानी कि जितने भी लघु व कुटीर उद्योग ग्रामों में शुरू किए जाते हैं उनकी समीक्षा डीएम ही करता है और इनकी वार्षिक रिपोर्ट भी डीएम बनाकर राजस्व परिषद को सौंपता है। ठीक है। परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन होता है, जैसे हम जानते हैं ग्रामों में या गांव में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते या ज्यादा विकसित उनके मानसिकता नहीं कह सकते, तो उनका क्या होता है, बच्चे 4 या 5 या 6 हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या देश को सामने करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे जो उद्योग धंधे या जितने भी हमारे कच्चे उद्योग धंधे हो जाएंगे या हमारे जितने भी संसाधन हैं वे बढ़ते जा रहे हैं या सोर्सेज कम हो रही है और जनसंख्या ज़्यादा हो जा रही है। तो इस प्रकार परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना भी तहसीलों के अंतर्गत ही आता है। वार्षिक योजनाएं क्या होती है, जितनी प्रकार की केंद्र सरकार या राज्य सरकार ग्रामों के लिए योजनाएं बनाती है वे सब 13वां अनुभाग का विषय है। 14वें अनुभाग में भूमिदान। भूदान क्या होता है, जैसे किसी गांव को मंदिर बनाना है तो उसके लिए भूमि का दान करना, या कोई रेलवे स्टेशन बनाना है भूमिदान करना। यानी कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति यदि कोई समाज के कल्याण में कोई योजना चलाना चाहता है या कोई निर्माण करना चाहता है तो उसके लिए भूमि उपलब्ध कराना भी तहसील का कार्य होगा। या तो वह सरकारी जमीनों का भूमि दान करेगा या उस प्राइवेट व्यक्ति को भूमि का अर्जन करके देगी। ठीक है, किसी भी प्रकार से भूमि का दान सरकार करेगी। और ग्रामों के लिए अतिरिक्त खर्च का आवंटन करना, ये क्या है, ग्रामों के लिए अतिरिक्त खर्च का आवंटन। अगर हम इसकी बात करें ग्रामों के लिए अतिरिक्त खर्च का, क्या होता है कि प्रधान के पास एक नियत योजना सरकार के राज्य सरकार देती है। यदि ग्राम का विकास करने में वह योजना पूरी हो जाती है समय से पहले ही, तो राजस्व परिषद क्या करता है, उस खर्च की समीक्षा कराता है। और यदि उसे लगता है कि समीक्षा में सारे खर्च सही पाए गए और राजस्व परिषद को लगता है कि इस ग्राम को अन्य खर्च भी देना चाहिए ताकि यह योजना पूरी हो सके और जो समाज के कल्याण में जरूरी भी है, तो सरकार राजस्व परिषद क्या करता है, उस ग्राम के लिए अतिरिक्त खर्च का आवंटन कर देता है। अभिलेखों की समीक्षा व अभिलेखों का अभिलेखीकरण या समीक्षा करना, जितने भी अभिलेख किए जाते हैं, जैसे भूमि, जैसे रजिस्ट्रार बनाए जाते हैं, किसके नाम कितनी जमीन है, जिसे हम खसरा कथोनी वगैरह ये सब कहते हैं, ये सब अभिलेखों में आएगी और इनकी समीक्षा समय समय पर कराई जाती है राज्य सरकारों द्वारा। राजस्व परिषद इनकी समीक्षा करती है। ठीक है, हो गया आपका। 2 मिनट नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे चलते हैं। इधर का हो गया होगा, बस नोट डाल के 4-5 पॉइंट लीजिए, फिर आपकी क्लास पूरी। पहला नोट, अगर हम बात करते हैं भूमि का हक व नामांतरण की सुनवाई कौन करता है, भूमि का हक व नामांतरण, इसकी सुनवाई कौन करेगा। इसकी सुनवाई करता है आपका पहला एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम इसकी पहली सुनवाई करेगा और इसके विरुद्ध जो अपील की जाएगी वो किसके कोर्ट में की जाएगी, अपील की जाती है डीएम कोर्ट में। ठीक है। दूसरा होता है भूमि के अधिग्रहण, भूमि का अतिक्रमण। भूमि का अतिक्रमण कौन रोकता है, भूमि का अतिक्रमण रोकता है आपका राजस्व परिषद। और तत्काल कार्रवाई का अधिकार किसके पास है, तत्काल कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई आपका करता है इसमें तहसीलदार। अगला पॉइंट देखिए, ओबीसी एससी एसटी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र, या एक बनता है किसान वही प्रमाण पत्र। इन्हें कौन मान्यता देता है, इन्हें मान्यता दोनों दे सकते हैं, एसडीएम भी दे सकता है और डीएम भी दे सकता है, दोनों के पास अधिकार होता है। तीसरा, अब बात करते हैं हम लेखपाल के बारे में। लेखपाल, लेखपाल का पूर्ण नाम क्या था, लेखपाल का पूर्ण नाम था पटवारी।
और इसका नाम चेंज किसने किया? इसका नाम चेंज किया गया चौधरी चरण सिंह द्वारा। और पटवारी किसके शासनकाल में आया था? पटवारी शब्द मुगल वंश में लेकर आया था। मुगल में भी किसका शासन चल रहा था? शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी ने पटवारी शब्द कह लो या पद कह लो, पटवारी जो पद बनाया गया था शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और लेखपाल का ट्रेनिंग सेंटर आप जानते ही है, क्या कहलाता है? राजा टोडरमल भू प्रशिक्षण केंद्र। राजा टोडरमल भू प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये भू प्रशिक्षण केंद्र हरदोई यूपी में। ठीक है। भाई भूमि का हक व नामांतरण क्या होता है? भूमि का हक व नामांतरण होता है जो भी व्यक्ति के नाम जमीन होती है उससे ट्रांसफर अगली पीढ़ी को की जाती है, वो उसका हक होता है। अगर किसी को लगता है कि मेरे हक में अन्याय हुआ या मुझे हक नहीं मिला तो वो एसडीएम के कोर्ट में जा सकता है और इसके विरुद्ध अपील डीएम के कोर्ट में। अगर भूमि के अतिक्रमण की बात करें, भूमि का अतिक्रमण क्या होता है? कोई सरकारी जमीन है वो किसी ने काट ली, या सरकारी जमीन गांव में बंजर पड़ी है वहां पर बुआई शुरू कर दी थोड़ा थोड़ा पेड़ काट कर, तो इस प्रकार अतिक्रमण। या आपने शहरों में देखा होगा दुकानों के बाहर रेडा पर पटरी लगा देते हैं या सड़कों पर रेडी पटरी वाले बैठ जाते हैं लगाते हैं, तो इसे भूमि का अतिक्रमण कहा जाता है। इसको रोकने का अधिकार राजस्व परिषद के पास है। और इसमें जो कार्रवाई करेगा केवल डीएम नहीं करेगा, राजस्व परिषद करेगी, राजस्व परिषद। लेकिन तत्काल कार्रवाई का अधिकार होता है तहसीलदार के पास। ऐसा तो है नहीं क्योंकि राजस्व परिषद राज्य के पास एक ही होता है तो वो हर जिले में घूमता रहेगा, तो इस प्रकार तत्काल कार्रवाई दी गई है तहसीलदार के पास, यानी कि रेडा पटरी हटाएगी तहसीलदार आकर और इसमें राजस्व परिषद अंतिम कार्रवाई करेगा। ओबीसी एससी एसटी प्रमाण पत्र एसडीएम डीएम करता है। और लेखपाल का पूर्ण नाम क्या था? पटवारी था, जिसे चेंज करके चौधरी चरण सिंह जी ने लेखपाल किया गया। ठीक है। और चौधरी चरण सिंह जी एक इंपोर्टेंट हो रहे हैं, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। ठीक है। और एक चीज और, एक प्रश्न और बहुत ज्यादा पूछता है, तहसील का अंतिम पद कौन सा है? तहसील का अंतिम सरकारी पद, अंतिम सरकारी पद कौन सा है? या इसे कहते हैं राजस्व वसूली का अंतिम पद, राजस्व वसूली का अंतिम पद, या तहसील का अंतिम कर्मचारी। ये कहा जाता है आपका अमीन को। अमीन ही वह अंतिम अधिकारी, अधिकारी नहीं, अधिकारी तो नया तहसीलदार हो जाएगा। अमीन ही अंतिम कर्मचारी होता है तहसील का, जो सरकारी भी पद है और राजस्व की उगाही भी करता है अंतिम भी। यानी कि अगर हम इस तरह भी इसे समझे, लेखपाल व अमीन, लेखपाल व अमीन दोनों ही पद ऐसे होते हैं जो राजस्व की वसूली करते हैं सरकार के लिए। लेकिन ये कैसा होता है? लेखपाल से छोटा अमीन भी होता है और ये क्षेत्र, यानी कि इन्हें क्षेत्र या फील्ड वर्कर भी कहा जाता है, जो भूमि पर काम कर काम करते हैं, भूमि पर जाकर काम करते हैं। यानी कि ऐसा तो है नहीं तहसीलदार गांव गांव में घूमेगा, वसूली करेगा या भूमि के पैमाइश वगैरह करेगा, तो इसलिए जमीन पर कार्यरत कर्मचारी इन्हें ही कहा जाता है, लेखपाल में अमीन को। ठीक है। नोट करिए, क्लास आज आपकी पूरी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।